केमिस्ट्री मंथ में आप सबका स्वागत है। बीएससी सेकंड ईयर ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में टॉपिक पढ़ रहे थे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डाटा, अर्थात विभव आंकड़ों का आरेखिक प्रस्तुतिकरण में पहला डायग्राम अपन ने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था लेटिमर डायग्राम। ठीक है, लेटिमर डायग्राम क्या बताता था? मानक अपचयन विभव तथा ऑक्सीजन अवस्था के मध्य संबंध को बताता है। मानक अपचयन विभव तथा ऑक्सीजन अवस्थाओं के मध्य संबंध रिप्रेजेंट करता है, जहां पर आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा की थी। उसके बाद फ्रोस्ट आरेख। फ्रोस्ट आरेख क्या बताता है? सुनिएगा, इसका दूसरा नाम है ऑक्सीजन स्टेट डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन अवस्था डायग्राम कहा जाता है। क्या होता है? कोई भी रिडॉक्स अभिक्रिया है, उसमें आपको कई सारी हाफ सेल रिएक्शन दे रखी होगी, हाफ सेल रिएक्शन, और हाफ सेल रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट तथा डेल्टा जी अपॉन एफ के बीच में ग्राफ बनेगा। ऑक्सीजन स्टेट तथा डेल्टा जी अपॉन एफ के बीच में क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। वो जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ को क्या कहा जाता है? फ्रोस्ट आरेख कहा जाता है। ठीक है, किसी भी दी गई रिडॉक्स अभिक्रियाओं में जो हाफ सेल रिएक्शन होती है, उन हाफ सेल रिएक्शन के अंतर्गत प्रत्येक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा ऑक्सीजन अवस्था के मध्य प्राप्त आरेख को कहा जाता है फ्रोस्ट आरेख। व्हाट द यूज ऑफ फ्रोस्ट आरेख? फ्रोस्ट आरेख के आधार पर ऑक्सीजन अवस्था के स्थायित्व के बारे में पता चलता है। कोई भी तत्व है एक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करेगा, तो कौन सी ऑक्सीजन अवस्था सर्वाधिक स्थायी होगी, वो कौन बताता है? फ्रोस्ट आरेख बताता है। फ्रोस्ट आरेख के आधार पर तत्वों की स्थायी ऑक्सीजन अवस्था के बारे में पता लगता है। स्थायी ऑक्सीजन अवस्था के बारे में पता लगता है। ठीक है, कौन सी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, वो किसके आधार पता चलता है? वो आपको फ्रोस्ट आरेख के आधार पे पता चलता है। ठीक है, कैसे पता चलता है? जिस ऑक्सीजन अवस्था के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान डेल्टा जी अपॉन एफ की वैल्यू सबसे कम होगी, जिस ऑक्सीजन स्टेट के लिए चेंज इन फ्री एनर्जी सबसे कम होगी, वह ऑक्सीजन अवस्था सर्वाधिक स्थायी वाली होगी। ठीक है, ये बात होगी आप लोगों के लिए। सबसे कम होगा वह ऑक्सीजन सबसे ज्यादा स्थायी होगी। ठीक है, अब बनाते कैसे हैं? जैसे आपको ये दे रखा है कि कार्बन के लिए फ्रोस्ट आरेख बनाइए, निम्न अभिक्रियाओं का उपयोग करते हुए। कार्बन के लिए फ्रोस्ट आरेख बनाइए निम्न अभिक्रियाओं का उपयोग करते हुए। तो सबसे पहले आपको लेटिमर आरेख बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रिपेयर ए लेटिमर डायग्राम। लेटिमर डायग्राम सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? लेटिमर डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेटिमर डायग्राम बनाने के पश्चात बनेगा फ्रोस्ट आरेख। तो लेटिमर डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। तो इसका लेटिमर आरेख बनाइए। सबसे पहले आपको लेटिमर आरेख बनाना है। हम कैसे बनाते हैं लेटिमर आरेख? कल बात की थी अपन इससे पहले वाले वीडियो में। +2 कब से पहले ऑक्सीजन नंबर निकालिए। +2 ये इज 0, इट इज -4, 0, +2 एंड +4। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? CO2। CO2 के बाद क्या लिखोगे आप? CO। CO के बाद आप क्या लिखोगे? C, और C के बाद क्या लिखोगे आप? CH4 लिखा। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +4। यहां पे कितना है? +2। यहां पर कितना है? 0। यहां पे कितना है? -4। इसके ऊपर अपचिह्न विभव रखेंगे। अपचिह्न रखिए +2 से +4 से +2, +2 से +4, जैसे ऑक्सीडेशन दे रखा है, तो इसको आप क्या रखोगे? साइन चेंज करोगे ना, क्या हो जाएगा? 0.12 वोल्ट। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। यहां पर कौन सा विभव रखते हैं? अपचिह्न विभव। ये अपचिह्न विभव रखा। सेम ऐसे देखिएगा, CO से C वाली ये दे रखा। कितना दे रखा है? 0.5 वोल्ट। ठीक है, फिर दे रखी है C से CH4 वाली, इसकी कितनी दे रखी है? -4 से 0 बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? +0.13 वोल्ट। राइट, ये हमने बना लिया। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि युग्म बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा इस प्रकार से बनाते हैं कि एक तत्वीय प्रजाति होना अति आवश्यक है। मतलब तत्वीय प्रजाति से मतलब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। वह तत्वीय प्रजाति उठाइए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। किसका होता है? सबके साथ जोड़ा बनाना है इसका। देखिएगा, CO2 का C के साथ, ठीक है, CO का C के साथ और C का CH4 के साथ। ये युग्म बन गया। क्या बन गया? युग्म। पेड़ बनाना है। पेड़ इस प्रकार से बनाना है, पेड़ बनाते समय इस प्रकार से लिखेंगे, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसको पहले लिखेंगे और उससे कम वाले को उससे कम लिखेंगे। जैसे +4 0, +2 0, 0 -4 बन गया। इसके बाद
आपको ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन निकालना है, एन निकालना है, एन। क्या चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में? CO2 से C में, यहाँ +4 आ रहा है, 0 आ रहा है, कितना चेंज होगा? ये यहाँ पे कितना चेंज होगा? +2, यहाँ पे कितना चेंज होगा? -2। ठीक है, इसके बाद आपको क्या चेंज निकालना है, ये आपने निकाल लिया। ठीक है बेटा जी, इसके बाद आपको निकालना है मानक अपचयन विभव। ई नॉट रिडक्शंस की वैल्यू निकालनी है, ई नॉट रिडक्शंस निकालेंगे, ई नॉट रिडक्शंस। इसके बाद क्या निकालेंगे? प्रत्येक यूनिट के लिए ई नॉट रिडक्शंस। देखिएगा, CO2 से C के लिए नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। CO से C की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास? 0.5 वोल्ट। और C से CH4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.13 वोल्ट दे रखी है। लेकिन CO2 से C नहीं दे रखा आप लोगों को, CO2 से C वाला वैल्यू आप लोगों को नहीं गिवन है। तो देखिएगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। CO2 चेंज होगा C में, तो इसकी वैल्यू निकालिएगा। CO2 जब CO में चेंज होगा तो देखिएगा, इसके मानक अपचयन विभव का मान नहीं दे रखा, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा CO2C। कैसे? CO2 का CO में प्लस CO का C में, दे रखा है, ये हमने निकाला। सबसे पहले कैसे निकालते हैं? ये है इन दो रिएक्शन के जोड़ से बनेगा, तो N1E1 प्लस N2E2 इज इक्वल टू क्या होगा? N3E3। N3 देखिएगा, CO2 +4 ऑक्सीजन स्टेट, यहां पर कितनी आ रही है? +2, +4 से +2 में जा रहा है, कितने का चेंज हो रहा है? 2। तो यहां क्या लिखेंगे? 2 गुणा E1 की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, ये दे रखी। CO2 से CO में E1 कितनी वैल्यू दे रखी है? 0.12 वोल्ट, प्लस CO से +2 से जिसमें जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, कितना? N2 की वैल्यू कितनी जाएगी? 2, और इसका मान कितना दे रखा है? 0.5। इधर चलिएगा, आपको ये वैल्यू निकालनी है। N3 का मतलब होगा, N3 इज इक्वल टू होगा N1 प्लस N2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4E3। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कितनी वैल्यू आती है। देखिएगा, ये हमने मिटा दिया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.24 एंड 1.00 हो जाएगा। E3 का मान कितना होगा? आपको E3 निकालना है, तो -0.24 1.00, इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 0.76 4E3। E3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा जी? प्लस का 0.76 डिवाइड बाय 4। इसको काटना नहीं है आपको, ऐसे कैसे रखना है? 0.76 डिवाइड बाय 4। इसके बाद आपको क्या निकालना है? डेल्टा जी अपॉन एफ माइनस डेल्टा जी अपॉन एफ। ये क्या होता है? दिस इज इसके बराबर होता है माइनस डेल्टा जी अपॉन एफ इज इक्वल टू होता है एन ई। ठीक है, दैट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 0.76। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1.0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 0.52। ठीक है, ये आपने बना लिया, दिस इज पेयर। आपको ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है? दिस वर्सेस दिस के बीच में आपको क्या बनाना है? एक ग्राफ बनाना है, उसे क्या कहेंगे? फ्रोस्ट आरेख कहेंगे। देखिएगा, अब आपको बनाना है फ्रोस्ट आरेख। इन सब डाटा का यूज करते हुए आपको बनाना है फ्रोस्ट आरेख। देखिएगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और दिस इज वाई एक्सिस। ऑक्सीजन स्टेट यहां लेनी है आपको एक्स एक्सिस पे, और इधर क्या लेना है आपको? माइनस डेल्टा जी अपॉन एफ की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये 0 है। देखिएगा, -4 आ रहा है, -4 टू प्लस, सबसे मिनिमम वैल्यू -4, सबसे मैक्सिमम वैल्यू +4। ये 0 माना, अपने हिसाब से -1, ये -1, दिस इज -2, दिस इज -3, और दिस इज -4। ये होगा प्लस का 1, ये होगा प्लस का 2, ये होगा प्लस का 3, और ये क्या होगा? प्लस का 4।
जस्ट वेट, देखिएगा ऑक्सीजन स्टेट लेनी है, थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, ऑक्सीजन स्टेट इधर लीजिएगा 0 -1 -2 -3 और ये क्या हो जाएगा -4। ठीक है, बढ़ता समय लिखना है, इधर क्या लिखेंगे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब आपको इस y एक्सिस पे क्या लेना है, चेंज इन फ्री एनर्जी अपने हिसाब से मानना पड़ेगा। सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी दे रखी है 0.52 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है 1 पॉइंट। देखिए माइनस वाली वैल्यू नीचे लेनी पड़ेगी, माइनस वाली वैल्यू तो ले लीजिएगा पॉइंट -20 40 0.60 माइनस के 0.60 माइनस के 0.80 और माइनस का 1। इधर लिखिएगा प्लस 0.20 प्लस का 0.40 प्लस का 0.60 और यहां पर क्या लिखिएगा, देखिएगा प्लस का 0.80 और यहां पर लिखिएगा 1.00। ठीक है बेटा जी, ये हमने डाटा माना है पैराग्राफ स्केल। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, +4 का कितने बनाना है 1.6, +4 का कितने बनाना है 1.6, +4 का है ये और 0.6 कहां होगा, इनके बीच में होगा 0.6 कहां होगा 0.6 और 0.80 इसके आसपास होगा। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे, +4 का आपको बनाना है 0.6 पर, +4 का 0.6 पे बनाइए। तो हमने माना है कि ये 0.6 है, इसके साइड बना लीजिए, दिस इज +4। किसके लिए आ रहा है ये वैल्यू, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 0.76 के लिए। ठीक है 0.76 ये लिखा सब लोगों ने। इसके बाद देखिएगा +2 का 1 पे, +2 किधर है इधर और 1 किधर है इधर, ये लिखा +2 का कहां पर लिखा है आपने 1 पे। ये किसके लिए आ रहा है 1.0 के लिए। फिर देखिएगा -4 का 0.52 -4, दिस इज -4 और 0.52 किधर आएगा इन दोनों के बीच में, हमने माना यहां तक आ रहा है 0.52, ये पॉइंट माइनस का 0.52। एक और बनाना है, 0 का हमेशा 0 पे बनाना आप लोगों को, 0 का 0 बनेगा, ये 0 का 0 पर बनेगा, यहां पर कौन सा ऑक्सीजन आ जाएगी 0। आप सुनिएगा 0 का 0 पर। अब इन सबको आपस में मिलाना है, ये मिलाया, ये मिलाया और ये मिलाया। ठीक है, इन सबको आप आपस में मिला दीजिएगा। अब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा +4 ऑक्सीजन स्टेट किसमें थी, यहां पर ये CO2 के लिए है, ये किसके लिए है साहब, ये कहां किसके लिए है CO के लिए और ये किसके लिए C के लिए और ये किसके लिए आपके CH4 के लिए। ठीक है, ये जो डायग्राम बना है इसे कहा जाता है फ्रोस्ट आरेख। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है फ्रोस्ट आरेख। अब इसके बना तो लिया, बट इधर निष्कर्ष कंक्लूजन क्या होंगे इसके, कंक्लूजन देखिएगा। सबसे पहला हमने बताया था ऑक्सीजन अवस्था की स्थिति के बारे में पता लगाता है। कार्बन +4 भी दे रहा है, +2 भी दे रहा है, -4 भी दे रहा है, 0 भी दे रहा है। कार्बन की कौन सी ऑक्सीजन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, कार्बन की कौन सी ऑक्सीजन अवस्था सर्वाधिक स्थायी होती है, हाउ यू आइडेंटिफाई। तो कार्बन की सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट कौन सी होती है, जिस ऑक्सीजन अवस्था के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान सबसे कम होता है। ये कार्बन की -4 ऑक्सीजन स्टेट जो होती है सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसके लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान सबसे कम होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं और देखिएगा, ये ऑक्सीजन अवस्था इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स पॉइंट, क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स, और इसको बोला जाता है कॉनकेव पॉइंट। कॉन्वेक्स पॉइंट ये ऊपर ऐसी, मतलब ये ऑक्सीजन अवस्था इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, असमानुपातन अभिक्रिया होती है। CO कन्वर्ट इनटू C + CH4 +2 से 0 में जा सकती है और +4 में जा सकती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। CO जो होता है फ्रोस्ट आरेख में कॉन्वेक्स पॉइंट पर स्थित होता है, अतः यह असमानुपातन अभिक्रिया द्वारा 0 तथा +4 ऑक्सीजन स्टेट में 0 तथा +4 ऑक्सीजन स्टेट में क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है, इधर भी चेंज हो सकता है और इधर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, और C कहां पर होता है, कॉनकेव पॉइंट पर स्थित होता है, जो पड़ोस वाली ऑक्सीजन अवस्थाओं के मिलने से बनता है। इस वाली ऑक्सीजन अवस्था और इस वाली ऑक्सीजन अवस्था के मिलने से क्या बनता है C। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तो क्या है, इसके आधार पर तत्वों की ऑक्सीजन अवस्थाओं की स्थायित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। कैसे,
जिस ऑक्सीजन अवस्था के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान सबसे कम होगा वह ऑक्सीजन अवस्था सर्वाधिक स्थायी वाली होगी। ये फ्रोस आरेख की, और ये डिपेंड करता है माध्यम पर। माध्यम से मतलब अम्लीय माध्यम बना रहे हैं कि क्षारीय माध्यम में बना रहे हैं, दिस इज डिपेंड्स ऑन पीएच वैल्यू। सबसे मेन उपयोग क्या है इसका, ऑक्सीजन अवस्थाओं के स्थायित्व के बारे में पता लगाया जाता है। फ्रोस आरेख जो किस किस के बनाते हैं, डेल्टा जी अपॉन एफ तथा ऑक्सीजन अवस्था के परिवर्तन के मध्य ग्राफ बनाया जाता है। थैंक यू।